हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कोलिजन के बारे में देखेंगे। और पहले कोलिजन देखेंगे कि कोलिजन में एक्चुअल में कोई फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं होता है। कोलिजन हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी दो बॉडीज अगर कोलाइड होंगे तो वहां पे कुछ कंजर्वेशन हम लोग देखेंगे, जैसे वहां एनर्जी कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा और मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। इन पर बेस्ड हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। और एक्चुअल में मैं बता दूं पहले कि कोलिजन के टाइम पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो तो ही कोलिजन हो। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी कोलिजन पॉसिबल है। तो हम लोग इन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोलिजन के दो टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अपने पास जो होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे कोलिजन क्या है, तो समझते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोलिजन। तो कोलिजन में हम लोगों ने अभी बात किया कि कोलिजन में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है। तो फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी ड्यूरिंग कॉलिजन। यानी कॉलिजन के टाइम पर फिजिकल कांटेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन। यानी जो मोमेंटम, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन कॉलिजन के हर टाइप्स में क्या होगा, यहां पर कंजर्व होगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन। यानी कॉलिजन के हर टाइप्स में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं होगा। यानी टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ कॉलिजन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कॉलिजन। यानी दो तरह के कॉलिजन होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कॉलिजन एंड सेकंड वन इज इनइलास्टिक कॉलिजन। There are two types of collision. First one is elastic collision and second one is inelastic collision. What is elastic collision? On the basis of conservation, the collision in which linear momentum is conserved. The collision in which linear momentum is conserved, and also kinetic energy is also conserved. यानी ऐसे कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो, उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। दूसरी तरफ हम लोग इनइलास्टिक की बात करें तो लीनियर मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम जो है इसमें भी कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन इस इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यानी टोटल एनर्जी की हम लोग बात करें तो टोटल एनर्जी तो यहाँ पे कंजर्व होगा, लेकिन इलास्टिक कोलिजन हम लोग उस कोलिजन को बोलेंगे जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो। इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं होगा। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इनके मैथमेटिक्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कोलिजन है क्या, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, चाहे वो फिजिकली हो या अनफिजिकली हो। यानी फिजिकल कांटेक्ट कोई जरूरी नहीं है। दो बॉडीज जब फिजिकल कांटेक्ट में या विदाउट फिजिकल कांटेक्ट है तो भी कोलिजन होगा। मोमेंटम हमने देखा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। हमने इसमें भी देखा कि इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व है, इनइलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व है। तो दो तरह के कोलिजन होते हैं, तो दोनों में मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों में कंजर्व नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व है, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे चेक किया कि कोलिजन में क्या होता है। यानी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होंगे। जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होंगे उसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। और जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन में ही एक स्पेशल केस हमें और मिलेगा जिसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं।
तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कौन से होंगे, यानी कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन अगर जो भी दो बॉडीज है वो दोनों बॉडीज क्या हो जाए, स्टिक कर जाए, दोनों बॉडी चिपक जाए और चिपक के कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, यानी उन कोलिजन को, उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। रिपीट करता हूं मैं, यानी आफ्टर कोलिजन व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव्स विद अ कॉमन वेलोसिटी, दैट कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हमने देखा, अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन लेकर के चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन में हम लोग वन डायमेंशन लेंगे, यानी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके लिए हम लोग करते क्या है, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये अपना कोई सरफेस हो गया, इस सरफेस पर हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया। फर्स्ट का मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, सेकंड का मास हमने m2 ले लिया और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। यानी हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया और ये दो ऑब्जेक्ट क्या थे, m1 u1 और m2 u2। हमने इनका मास और वेलोसिटी ले लिया, मास और वेलोसिटी ले लिया। ये जो कंडीशन हमने ले रखा है ये बिफोर कॉलिजन का है, ये कंडीशन बिफोर कॉलिजन का है, कॉलिजन से पहले ये कंडीशन है। आफ्टर कॉलिजन यानी दोनों बॉडीज क्या होंगे, कोलाइड होंगे, कोलाइड होंगे तो इनका वेलोसिटी चेंज होगा। तो आफ्टर कॉलिजन का केस हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले बॉडी जिसका मास हमने m1 लिया था उसका वेलोसिटी चेंज होकर सपोज कर ले v1 हो गया, और यहीं पर सेकंड जो बॉडी जिसका मास हमने m2 ले रखा है, सपोज कर ले इसका वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गया। तो ये जो केस है अपने पास, ये आफ्टर कॉलिजन है, ये केस अपने पास आफ्टर कॉलिजन है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर दो बॉडी हमने ले लिया m1 और m2 जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, और सेकंड हमने ये कॉलिजन के बाद जब सिचुएशन ये कोलाइड होने के बाद इनका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉलिजन के बाद हमने सिचुएशन ले रखा है, m1 मास जो कि v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और m2 मास जो कि v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों बॉडीज कोलाइड कब होंगे, जब फर्स्ट बॉडी का स्पीड सेकंड बॉडी के स्पीड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंडीशन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, यानी जब फर्स्ट बॉडी का स्पीड सेकंड बॉडी के स्पीड से ज्यादा होगा तब ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, और अप्रोच होने के बाद कोलाइड होगा, और कोलाइड होने के बाद फिर जाके सिचुएशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मोमेंटम निकालेंगे, यानी मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम हम लोग निकालेंगे कॉलिजन से पहले। तो टोटल मोमेंटम दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, अगेन मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो ये मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन हम लोग फाइंड आउट कर चुके। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, ये टोटल मोमेंटम था बिफोर कॉलिजन, अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, ये भी टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर और सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये ऐसा है। सिमिलरली हम लोग मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन लिखते हैं। तो मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन जब हम लोग टोटल मोमेंटम लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन लिख लिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन लिख लिया। अब हमने ये देखा था कि इलास्टिक में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी हमें अप्लाई करना है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी हमें अप्लाई करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर एज पर मोमेंटम कंजर्वेशन, एज पर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन के बेस पर बात करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन उसका नेम देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2, इसको v2 माइनस u2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। यानी हम लोग m1 वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाए और m2 वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेके उसको कॉमन लेकर के हमने इक्वेशन फर्स्ट रख लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की। तो फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन,
फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ 1/2 पार्ट दोनों साइड में कॉमन है, तो इसको यहीं से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग इक्वेशन 2 नेम रखेंगे, यहाँ से m1 ले लेंगे और ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा m2 और ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b में ब्रेक कर लेते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे ये आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, और ये आ जाएगा m2 v2 माइनस u2 और ये v2 प्लस u2। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले चुके, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। तो हम लोग दो इक्वेशन बना चुके। एक तो इक्वेशन अपने पास क्या है, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमने बना रखा है। अब उन इक्वेशंस को एक जगह यहाँ लिख लेते हैं और फिर आगे के कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पहले मेंशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बना रखा है मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर, तो वो है m1 u1 माइनस v1 और ये इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने बना रखा है। और सेकंड इक्वेशन भी मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। तो सेकंड इक्वेशन अपने पास m1 u1 माइनस v1 m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 और m2 ये अपने पास v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, v2 माइनस u2 और यह आ जाएगा v2 प्लस u2। ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने कैसे बनाया, यानी हमने क्या कर दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन बना लिया। तो ये दो इक्वेशन हम लोग बना चुके। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 और ये है u1 प्लस v1 और डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज m1 u1 माइनस v1। ये इक्वल हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 लिखते हैं हम लोग। तो m2 v2 माइनस u2 और ये आ जाएगा v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज m2 v2 माइनस u2। अब इनमें जो कैंसिल होंगे उसे कैंसिल करते हैं, जैसे m1 u1 माइनस v1, ये m1 v1 माइनस v1 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2 से कैंसिल हो गया। अब तो यहां पर अपने पास बच गया, क्या बचा, u1 प्लस v1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बच गया v2 प्लस u2, v2 प्लस u2 राइट हैंड साइड में। अब u वाले यानी इनिशियल वेलोसिटी को एक साइड ले लेते हैं, तो u1 माइनस u2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में v2 माइनस v1 ये राइट हैंड साइड में, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे, 3 ले लेंगे। तो इन दोनों के बेसिस पर डिवाइड करके हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पर इन टर्म्स का मीनिंग है, यानी ये जो u1 माइनस u2 है अपने पास, u1 माइनस u2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। और यहाँ जो अपने पास है ये v2 माइनस v1, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग लिख चुके हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है अपने पास v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो एक बार इनका मीनिंग समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। हमने इनिशियली
फिगर में देखा था कि U1 U2 से ज्यादा था, तो U1 क्या कर रहा है, U2 को अप्रोच कर रहा है, यानी M1 जो वहां से इनिशियली M2 को अप्रोच कर रहा है, और फाइनली क्या है, फाइनली जो V2 है वो V1 से ज्यादा होगा, क्योंकि एक बार कोलाइड होने के बाद जो है वो दोबारा कोलाइड नहीं होंगे, तो सेकंड वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो, तो सेकंड वाले का हो जाएगा फर्स्ट वाले से सेपरेट होता चला जाएगा, तो उन्हीं के बेसिस पर हमने इनका नेम दे दिया। अब इन दोनों का रेशियो अगर ले यहां से, तो यहां से फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाएगा यहां। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो E is equals to V2 minus V1 डिवाइडेड बाय U1 minus U2। इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन कर पाएंगे। और इलास्टिक कोलिजन के लिए, यानी फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अपने पास ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वेशन 3 में इक्वल आया हुआ है, तो ये तभी होगा जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बच जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या इलास्टिक कोलिजन के केस में 1 होगा, इन इलास्टिक के केस में ये 1 नहीं होगा। वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो हमने यहां पर देखा, तो हम लोग 3 इक्वेशन बना चुके हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग जो इक्वेशन हमारे यूज में आएंगे वो एक तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग रहने देते हैं, बाकी इरेज करते हैं। तो इक्वेशन 1 अपने पास है और इक्वेशन 3 को भी यहीं पे इक्वेशन 1 के पास लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 जो अपने पास है वो इक्वेशन 3 है U1 minus U2 equals to V2 minus V1, और ये इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे उस बॉडी का, और वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है दोनों बॉडी का, हमारा टारगेट है V1 और V2 फाइंड आउट करना। तो V1 V2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहां से V2 फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज V2 इज U1 minus U2 plus V1, यानी इक्वेशन 3 से हमने क्या कर लिया, V2 को सेपरेट कर लिया, और इस V2 के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, यानी पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1, पुट फॉर V2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब V2 का वैल्यू पुट करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, ये होगा M1 U1 minus V1 equals to M2, और V2 की जगह इसको पुट कर देते हैं, तो ये U1 minus U2 plus V1 और माइनस है अपने पास U2। अब यहां से हमारा टारगेट क्या है, हमें फाइंड आउट करना V1। तो इस पूरे इक्वेशन में V1 को एक साइड लेके आएंगे, बाकी जो बचेंगे उनको एक दूसरे साइड ले जाएंगे। तो पहले इनको ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा M1 U1 minus M1 V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस ये U2 2U2 मल्टीप्लाई बाई तो 2 M2 U2, और आ जाएगा प्लस M2 V1। तब V1 वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेते हैं, तो V1 वाले टर्म्स को जब एक साइड में लेंगे तो ये अपने पास है माइनस M1 V1, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो M2 V1 प्लस M1 V1 एक साइड आ जाएगा अपने पास, यानी V1 जब कॉमन लेंगे यहां से M1 प्लस M2 आ जाएगा इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, बाकी जो टर्म्स बच गए उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये M1 U1 पहले से है और M2 U1 भी है, तो M1 U1 माइनस M2 U1, तो M1 U1 यानी U1 कॉमन ले लेंगे तो M1 माइनस M2 आ जाएगा यहां से, और प्लस ये 2 M2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 2 M2 U2, 2 M2 U2 यहां से V1 निकाल लेंगे, तो V1 आ गया अपने पास U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, हम लोग इसे फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिजन निकाल चुके हैं हम। ये है वेलोसिटी ऑफ M1, दैट इज M1 बॉडी का वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, यानी M1 वेलोसिटी का, M1 बॉडी का वेलोसिटी हम लोग आफ्टर कॉलिजन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, V2 फाइंड आउट करना, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, V2 निकालेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ M2 आफ्टर कॉलिजन।
तो V2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर V2 फाइंड आउट किया था तो ये आया था इस इक्वेशन से, तो अगर हम लोग V1 निकालेंगे तो V1 को इस साइड लाए तो ये V2 माइनस U1 और प्लस U2 हो जाएंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, V1 को सेपरेट कर ले, जैसे हमने यहाँ V2 निकाल रखा है, अगर V1 निकाले तो जो भी आएगा उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर से सॉल्व करते चलेंगे तो V2 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम लोग V2 इस इक्वेशन के बेसिस पर ले सकते हैं, तो ये से लिख देता हूँ सिमिलरली यानी V2 कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट लिखते, तो जहां भी 1 है वहां 2 कर दे, जहां 2 है वहां 1 कर दे, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पर अपने पास क्या 1 है तो पहले इसको लिख लेते, तो जब इसको लिखेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 2m1u1, क्योंकि 2 को 1 1 को 2 करना है, तो यहाँ पर कितना, लेकिन इस 2 का हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसकी जो सफिक्स है उनको चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 2m1u1, ये 2 इसको 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, और प्लस ये u1 है तो u2 हो जाएगा, ये m1 है तो m2 हो जाएगा, और माइनस m2 को m1 कर देते, और डिवाइडेड बाई ये m1 प्लस m2 यानी m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, ये तो एक ही बात है, तो ये डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कॉलिजन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के बाद हम लोग दोनों बॉडी का वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो ये दो फॉर्मूले हमें मेमोराइज करना होगा। कॉलिजन के जो प्रॉब्लम्स अपने आएंगे वो इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, तो हमने क्या करें, एक फॉर्मूला भी अगर हमें याद है तो सिर्फ उसमें 1 को 2 कर देंगे तो दूसरा रिजल्ट अपने पास आ जाएगा, और यहां से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ कंडीशन चेक करेंगे, उन कंडीशंस को देखते हैं कि क्या कंडीशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो उन कंडीशन को चेक करते हैं, कुछ केसेस बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट केस हम लोग बना लेते हैं केस वन बना लेते हैं, यानी इफ बोथ the bodies having same mass, यानी जब दोनों बॉडी का मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m कर लेते हैं, तो इस केस में अपने पास v1 v2 क्या हो जाएगा, तो v1 इक्वल्स टू एंड v2 इक्वल्स टू, तो जब दोनों का मास सेम है तो m1 माइनस m2, ये भी m माइनस m, ये पार्ट तो जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, m हमने मान रखा है, m2 को भी m, m1 को भी m, तो ये 2m और ये भी m प्लस m 2m, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v1 u2 के इक्वल आ जाएगा, तो v1 आ जाएगा अपने पास u2 के इक्वल। सिमिलरली इसमें जब m1 को भी m और m2 को भी m हम लोग पुट करेंगे तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये 2m हो जाएगा, और ये भी m प्लस m 2m हो जाएगा, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v2 अपने पास u1 के इक्वल आ जाएगा, तो v2 यहां से u1 के इक्वल हो जाएगा। यानी जब दोनों बॉडी का मास क्या हो, सेम हो, तो जो वेलोसिटी है इनके इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी फर्स्ट इनिशियली जो m1 का वेलोसिटी था, m1 का वेलोसिटी u1 था, तो बाद में जो m2 का वेलोसिटी है वो m1 के वेलोसिटी के बराबर हो गया। सिमिलरली इनिशियली ये तो u2 m2 का वेलोसिटी था, तो बाद में और ये m1 का वेलोसिटी था, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग और भी कंडीशंस बना सकते हैं, हमने अभी ये चेक किया कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों बॉडी का मास सेम रख लेते, ये कंडीशन बन गया। अगर सेकंड कंडीशन हम लोग क्या यहाँ से केस 2 बनाते हैं, केस 2 में हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट सेकंड बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि सेकंड बॉडी स्टार्टिंग में क्या था, बिफोर कोलिजन रेस्ट में था, तो भी कोलिजन हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो मूव कर ही रहा है, तो m1 मूव कर रहा है तो m2 से जाकर के स्ट्राइक हो जाएगा, तो सेकंड वाले का वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, जीरो मान लिया। तो अब इस सिचुएशन में v1 और v2 कितना होगा, तो यहाँ पर ये तो पार्ट u2 जीरो होगा, तो u2 जीरो, ये पार्ट जीरो होगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, यानी u1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, ये v1 आ गया। सिमिलरली जब हम लोग v2 निकालेंगे इस केस में, तो v2 में अपने पास फिर से u2 क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये 2m1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, 2m1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस तरह से और भी जो केसेस होंगे उन सभी केसेस को हमें क्या करना है, इन्हीं पर पुट करके और रिजल्ट्स फाइंड आउट करना है। तो कोलिजन में हम लोगों ने देखा कि कोलिजन अपने पास क्या है, दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक तो इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन है जिसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम को भी हमें क्या करना है, कंजर्व कराना है। और इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमें मोमेंटम को कंजर्व कराना है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होंगे। और उसमें भी हमने एक स्पेशल केस बताया था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होंगे जिसमें क्या होगा कि वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दोनों मास का हो जाए, यानी मास आफ्टर कोलिजन स्टिक कर जाए, दोनों बॉडीज स्टिक कर जाए और स्टिक करके कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, तो उस तरह के कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो हमने फर्स्ट क्या चेक किया, यहाँ पर
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि हमने सबसे पहले क्या किया था, मोमेंटम को कंजर्व किया, वहां से एक इक्वेशन बनाया, फिर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया, वहां से एक इक्वेशन बनाया, फिर दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया, उनसे एक रिजल्ट बनाया, और फिर उसी रिजल्ट से हमने क्या किया, हमने ये देखा कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिला हमें, उस रिजल्ट से हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिफाइन किया। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिफाइन करने के बाद हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर डिफाइन किया था, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या था अपने यहाँ पर, वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, जिसको हमने स्मॉल ई से डिनोट किया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो हमने लिया था, और इलास्टिक के केस में क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल होगा। फिर हमने क्या किया, उन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट किया, दैट इज v1 एंड v2 का इक्वेशन हमने बनाया। तो ये दो फॉर्मूले अपने पास बन गए v1 और v2 के लिए, और इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर हमने कुछ रिजल्ट्स और देखे। तो ये अपना इलास्टिक कोलिजन